video is for informational and educational purposes only. We fully respect Article 19 of the Constitution of India, the Right to Information Act 2005, and all applicable Indian laws. We do not intend to defame, mislead, or harm any individual, group, institution, or authority. This is a neutral explanation based on publicly available data and reports. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आज से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं। उस वीडियोस में न्यूज़ अपडेट रहेंगे, न्यूज़ के सारे अपडेट, और मैं उस न्यूज़ का जो हेडलाइंस होगा वो सारे हेडलाइंस का मेरिट एंड डिमेरिट्स बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग अगर कुछ नहीं भी न्यूज़पेपर भी नहीं देख रहे हैं तो अगर आप ये हमारा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि अभी न्यूज़ में आया था। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसे NHAI जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी जो करंट में न्यूज़ चल रहा है, अभी करंट में आया था कि उनका कुछ मॉडल चेंज हुआ है। पहले जो ये हमारा NHAI था वो बोट मॉडल पे काम करता था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये इस पे काम करते थे, जो कि अभी कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर इस मॉडल पे काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके तहत NHAI को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो इसके रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं, कितने कर्ज में डूबा हुआ है और क्या कौन से कंपनी इस पे बिट लगा रही है, ये सारी चीजें आज आगे के हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बोट मॉडल की बात करें तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसमें यह होता था ना कि NHAI कोई प्राइवेट प्लेयर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था ये रोड्स बनाने के लिए। तो उसमें क्या करता था प्राइवेट प्लेयर, वो खुद पैसा लगाएगा, रोड्स बनाएगा, उसके बाद वो NHAI को हैंड ओवर कर देता था। तो इससे तो NHAI को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट कंपनियां बिट लगा के इसको लेती थी, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा घाटा होने लगा था। तो फिर 2019 आते आते ये बोट मॉडल जो था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया। तो फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसमें कोई टेंडर भरना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें घाटा ही हो रहा था। तो फिर ऐसा कर सकते हैं क्या कि रोड ना बनाए? ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड्स डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता था हमारे ग्रोथ पे। क्योंकि अगर तो रोड्स एंड हाईवे हमारे ग्रोथ पे ना डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ते थे। वो कैसे? क्योंकि अभी के टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि डेली बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है। तो गाड़ियां चलेंगी कहाँ भाई? रोड्स पे। अच्छे रोड्स की डिमांड होती थी, तो अच्छे रोड्स की डिमांड होती थी, उसी वजह से लोग गाड़ियां खरीदते हैं। ट्रैवल कितने बढ़ गए हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा टूरिस्ट बढ़ गए हैं कि इधर जाना उधर जाना है। तो भाई रोड्स ही अगर अच्छे नहीं होंगे तो टूरिस्ट जाएंगे कैसे? तो अगर जैसे रोड में डेवलपमेंट करेंगे तो टूरिस्ट का ये इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो वहां पे वो ज्यादा वो रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा टोल्स देंगे, तो उससे हमारा ये कंट्री भी ग्रोथ करेगा। और हाल ही में एक रिपोर्ट आया था IIM बेंगलोर की तरफ से, जिनका कहना ये था कि अगर हम लोग 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना रोड्स पे, तो वो हमारे ग्रोथ, हमारे इकोनॉमी में 3.21 रुपीज का ग्रोथ दिखता था। ये अभी के टाइम का इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं। और इसी के बेसिस के आधार पे बहुत सारी, अब ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कहना कैसे सही था। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होता है, जहाँ भी होता है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ती है, फिर डिमांड इनकम बढ़ता है, फिर सप्लाई होता है, फिर ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ का जो ग्रोथ है 3.21 रुपीज़ का बढ़ जाता है। अगर हम 1 रुपये अगर रोड पे इन्वेस्ट करते
करते हैं तो 3.21 रुपीज़ का ग्रोथ यहाँ पे देखने पड़ता है। और ये IIM बेंगलोर का कहना है, इनके आधार पे ये कहा गया है। पर बात करें हम 2014 में हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट कर पाते थे एक दिन में। लेकिन अगर अभी 2025 का अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं एक दिन में 34 किलोमीटर। तो ये एक एग्रेसिव पुश था। ये जब से नितिन गडकरी जी आए हैं तो ये एग्रेसिव पुश तो लाए हैं, लेकिन हम लोग को केवल यहाँ पे एग्रेसिव पुश देखने को नहीं मिलता है। एक और जगह है जो कि बहुत मेन इम्पैक्ट करता है, जिसके तहत गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तो वो कौन सी जगह है भाई? केवल 2 जगह था। और दूसरा, पहला तो यहाँ पे दिख गया हमें कि ये रोड्स में 11.6 से लेके 34 किलोमीटर तक का ये चेंज हुआ, जैसे 3 गुना बढ़ा। तो अगर हम लोग बात करें दूसरी कौन सी जगह है भाई, तो अब देखते हैं लोन्स की बात। अगर मार्च 2014 का अगर हम लोग NHI के ऊपर जो लोन था वो अगर देखें तो 23,797 यानी कि 23,797,000 करोड़ का लोन था। और वही अगर 2022 में अगर देखा जाए NHI के पास कितना लोन था तो 3,48,000 करोड़ का लोन हो गया था। तो दोनों जगह एग्रेसिव चेंज हमें देखने को मिला और ये बहुत बड़े अमाउंट में मिला। तो फिर गवर्नमेंट ने करा भाई, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करा कि आप 3 लाख से ज्यादा का लोन ले चुके हैं तो अब आपको बोरो करने का कोई वो नहीं है। आप अपने मॉडल्स में चेंज कीजिए, जहां जो भी आप मॉडल यूज कर रहे हो उसको चेंज करके और आगे न्यू मॉडल लाएं और उसमें चेंज करें, क्योंकि अब आपको 1 रुपए भी बोरो करने की अनुमति नहीं है। तो फिर नितिन गडकरी जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब दूसरे मॉडल, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं NHI के, तो वो फिर सोचना स्टार्ट किए और उन्होंने 2 मॉडल का ओरिजिन करा। वो एक था EPC मॉडल एंड HAM मॉडल। तो हम लोग बात करते हैं EPC मॉडल के बारे में। EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये मॉडल में होता क्या है, ये काम कैसे करती है, ये जानने का हम लोग ट्राई करें। इस मॉडल में ये NHI पैसा देगा पूरा प्राइवेट सेक्टर को और वो रोड कंस्ट्रक्ट करेगा। वो रोड कंस्ट्रक्ट करके NHI को हैंड ओवर कर देगा। ये मॉडल ऐसे काम करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को लगा कि ये फायदे का सौदा है, तो इस मॉडल पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिर बिडिंग इसमें स्टार्ट हुई। और एक और इसके साथ एक मॉडल आया था HAM मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये मॉडल ऐसे काम करती है जैसे कि यह मॉडल में 40% जो फंडिंग होगी वो NHI करेगी एंड द रेस्ट ऑफ द 60% अमाउंट वो प्राइवेट प्लेयर फंडिंग करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे प्राइवेट प्लेयर। तो यह मॉडल ऐसे काम करती थी। तो ये भी मॉडल उनको काफी अच्छा लगा, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ गई कि NHI तो 40% अमाउंट भी दे रहे हैं और उनकी कमाई भी वहां से अच्छी नहीं हो रही है। तो फिर NHI के साथ समस्या हो गई भाई कि अब क्या किया जाए, इतने लोन्स भी हैं और अमाउंट भी नहीं हो रहा है। तो फिर नितिन गडकरी जी ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं भाई। तो फिर सोचा कि हमारी गवर्नमेंट तो सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर ही रही है, तो अब क्या करते हैं, हम भी इसी राह पे उतर चलते हैं। अब लोन्स इतना तो ले लिया उन्होंने, जैसे 2014 से 2022 में 3,48,000 लोन्स कर दिया। तो उसके बाद गवर्नमेंट भी उनको पैसा अलाउ नहीं करेगी। तो फिर इन्होंने सोचा कि मोनेटाइजेशन हम भी स्टार्ट करते हैं भाई, मोनेटाइज करेंगे अपनी जो हाईवेज है, जो अपनी टोल की अथॉरिटी है, वो हम प्राइवेट प्लेयर को देंगे और वहां से जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना डेट दूंगा और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यह बातें मेंशन की गई थी ताकि हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर सके और डेवलप कर सके अपने कंट्री को। लेकिन हुआ यहाँ पे ये कि कुछ ऐसे हाईवेज थे, तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो वो सारे हाईवे पे तो वो बीट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा होगी, जहाँ पे
वाहनों का आना जाना ज़्यादा रहेगा, तो वहीं पे ना वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहाँ से वो अपना पैसा निकाल सकें। तो अब नितिन गडकरी जी ने सोचा कि ठीक है भाई, 20 सालों के लिए एक कोई ईयर्स एग्रीमेंट होता है, जैसे कि 20 या 30 सालों के लिए लीज पर दी जाती है। जैसे कि हमने कोई हाईवेज को लीज पे 20 साल की लीज पे हमने प्राइवेट प्लेयर को हमने दे दिया, तो अब वो 20 सालों का जो भी अमाउंट होगा वो अपने हिसाब से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितनी बिडिंग करी होगी उतने बिडिंग पे उतना अमाउंट एनएचआई को हैंडओवर करके उसके बाद 20 साल तक उसके वो हाईवे की अथॉरिटी उसके पास चली जाती है। अब वो 20 साल तक वो अपना अर्न करेगा, टोल कलेक्ट करके वो अपना अर्न करेगा। तो फिर ये हुआ। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई नितिन गडकरी जी ने बेच दिया, रोड बेच दिया, हाईवे बेच दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लीज पे होता है। लीज पे जैसे हम लोग इस वे में समझ सकते हैं कि अगर हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं वैसे कुछ दे के, तो उसी लीज पे होता है कि हाँ 20 सालों के लिए लीज पे हमने दे दिया कि हाँ भाई आप इसको ऑपरेट करें, आप इससे अर्न करें, लेकिन मुझे अभी के टाइम में आप मुझे इतना अमाउंट मुझे प्रोवाइड कराएं। तो उसी आधार पे वहां से उन्होंने लिया, अमाउंट लिया, और फिर वहां से अमाउंट लेके कुछ अपने हद तक के डेट को उन्होंने खत्म करने का एक नया मॉडल के तहत उन्होंने ये खत्म करने का स्टार्ट करा। अब आते यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये दोनों मॉडल्स के बाद भी ये मतलब इनका जो अमाउंट चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने क्या करा कि एक और न्यू मॉडल स्टार्ट करा जिसका नाम है इनविट। और आई थिंक अभी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। अभी इसको समझना, थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करती है। ये एनएचआई इनविट मॉडल तभी स्टार्ट करा जब एनएचआई को रिक्वायरमेंट थी पैसे की। अब इसमें ये भी हम लोग समझेंगे कि ये पैसा हमारा इसके थ्रू जा कहाँ रहा है भाई, क्योंकि हमारे टोल्स तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई एनएचआई के पास जा रहा है, हमारे रोड्स में डेवलपमेंट हो गए, तो लेकिन नहीं, हम लोग ये भूल रहे हैं हमारा पैसा कैनेडियन पेंशन फंड में जा रहा है। किसके थ्रू भाई? इनविट के थ्रू। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि इनविट काम कैसे करता है, क्या नहीं है, कैसे काम करता है, किस में इशू आ रही है, और इस कैसे मतलब बाहर पैसे जा रहे हैं। जब तक इंडिया में था, मोनेटाइज कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब ये पैसा अगर हमारे देश से बाहर जाने लगे तब तो थोड़ा तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई। चलिए ये देखते हैं कि वो हमारा पैसा इस इनविट, ये हमारा जो इनविट मॉडल है ये काम कैसे करता है और ये बना क्यों। एनएचआई 5 टोल्स रोड को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम लोग इनविट कहते हैं, और वो इनविट को लिस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। और फिर वहां से इन्वेस्टर क्या किए, वहां से यूनिट्स बाय करना स्टार्ट कर दिए। और एनएचआई ने क्या करा कि 85% उसमें डाल दिया और 15% का एक छोटा सा स्टॉक अपने पास रखा कि मतलब 50% जो उसमें का बेनिफिट होगा वो इनके पास आएगा, बाकी का उन्होंने उसमें डाल दिया। तो अब समझने वाली बात ये है कि जो भी टोल्स होंगे, जो इन्वेस्टर हैं उसमें, तो वो सारे टोल्स के जो पैसे होंगे वो तो सारे इन्वेस्टर के पास जाएंगे। उसमें तो केवल एनएचआई का 50% स्टैक है उसमें, तो केवल 50% ही वो ले पाएंगे। तो फिर ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, और ये इस स्टॉक मार्केट में एनएचआई में ये जो इनविट में है, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों ने इन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट करा, क्योंकि डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जैसे अडानी हो गए, ये हो गए, जो ये पहले रोड्स बनाते थे, अब वो ये रोड्स का टोल कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये उनसे तो ज्यादा कम्पीट नहीं कर पाए। तो एक कैनेडियन पेंशन फंड है, वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक खरीद रखा है, इसमें स्टॉक खरीद रखा है, जिसके तहत वो यहाँ से हमारे देश से पैसा टोल जो हम लोग वहां देते हैं, वो टोल का पैसा वो पेंशन फंड में जा रहा है। मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एनएचआई के द्वारा जो चलाया गया था काफी हद तक सही था और सक्सेसफुल रहा। 1.4 लाख करोड़ का वहां से इनकम जनरेट करा उन्होंने, एंड कई हद तक वहां से टीओटी से भी एंड
इनविट से भी उन्होंने अर्न करा और जिसके तहत इनका दावा है कि 27% ऑफ द लोन्स ही पेड एंड सेव द 12,000 करोड़ ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। तो इन्होंने उतना लोन्स बचाया और ये किया। तो लेकिन मेरा सवाल यह है, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनका जो अर्निंग का सोर्स है वो कैसे होने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो आधा उन्होंने इनविट पे डाल दिया, आधा जो टोल्स हैं वो उनको तो मोनेटाइज कर दिया। तो ये कैसे अर्न कर पाएंगे और कैसे ये न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और बात ये हुई थी कि न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो भी पैसा आएगा, अभी न्यू प्रोजेक्ट पे तो काम हुआ नहीं और इन्होंने क्या केवल और केवल ये शो कर रहे हैं कि भाई मैंने इतना लोन दे दिया और इतने का इंटरेस्ट बचा लिया। तो इतना इंटरेस्ट बचा लिया और लोन दे दिया, लेकिन अब न्यू प्रोजेक्ट पे काम कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगी, ये तो सोचने वाली बात है भाई। तो फिर इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग एजुकेट हो पाए, वो लोग समझ पाए कि इस देश दुनिया में चल क्या रहा है। और लंबे समय तक जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।